दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं देश की संसद में लगातार ऐसे घटनाक्रम नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं जिसने देश की राजनीति को भी एक अलग तरह की दिशा दे दी है। और साथ ही ऐसा लगता है संसदीय परंपराओं को तोड़ने का भी जो एक अध्याय है वह लगातार नए सिरे से प्रतिदिन लिखा जा रहा है। और राजनीतिक स्वार्थ इतने हावी हो चुके हैं कि उसमें संसदीय की जो परंपराएं थी, महान परंपराएं थी संसदीय इतिहास की, वह लगातार हमें टूटती और बिखरती नजर आती हैं। और लगातार संसद के अपमान का आरोप जहां पक्ष विपक्ष पे लगाता है, वही विपक्ष भी लगातार पक्ष के ऊपर संसद की महान परंपराओं का, विरासत का अपमान करने का आरोप लगाता है। और ऐसी जो तल्खी लगातार पक्ष और विपक्ष पे बढ़ती जा रही है, इसका दोषी कौन है? संसद का आखिरकार अपमान कौन कर रहा है? क्या पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है या विपक्ष की तरफ से हो रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो यक्ष प्रश्न की बात है, एक आम आदमी के मन पर इस समय लगातार कहीं ना कहीं उसे व्यथित भी कर रहा है। और लगातार इसको मन पे भी बैठ गया कि आखिरकार संसद हमारी जिस लिए होती है, आम आदमी की मुद्दों को, समस्याओं को उठाने की चर्चा जहाँ होती है, वहां पे ऐसा होता है केवल आरोप प्रत्यारोप का एक केंद्र बनकर संसद रह गई है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन से राजनीतिक कारण हैं? कौन से राजनीतिक निहितार्थ हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखान जुड़े हैं कोलकाता से। बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ है प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि विभिन्न कालखंड राजनीति की अगर हम बात करें, आपने बड़े गहनता से, बड़े नजदीक से सबको देखा भी है और समझा भी है। और बड़े-बड़े राजनेता जो हैं, उनके कार्यकाल को, उनकी कार्यशैली से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन जो वर्तमान दौर है, भारतीय संसद की बात करें, इतिहास का बात करें, भारतीय वर्तमान जो राजनीतिक एक तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसे में संसद की जो महान परंपराएँ हैं, क्या आपको टूटती नज़र आ रही हैं? क्या वो अपमानित होती नज़र आ रही हैं? और संसद का आखिरकार अपमान कौन कर रहा है? जो एक बड़ा सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। ये तो बहुत गहन सवाल है कि संसद का अपमान कौन कर रहा है। देखिए आज संसद के 2026 के बजट सत्र का बजट क्रम का ये आखिरी दिन है। आज के बाद फिर 9 मार्च को हमारी संसद फिर शुरू होगी। तो आज भी कुछ प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि संसद की प्रक्रियाओं का या संसदीय व्यवस्था का अपमान कौन कर रहा है। थोड़े हमें गहराई में जाना होगा, उसके पहले थोड़े वर्तमान की चर्चा कर लेते हैं। इस सत्र में हुआ क्या? इस सत्र में हुआ कि पहली बार भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ शायद कि सरकार के माने राष्ट्रपति के अभिभाषण को संसद में स्थापित किए बिना, इस्टेब्लिश्ड किए बिना प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि कैबिनेट, संसद और कैबिनेट के बीच, राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री ही संपर्क होते हैं। तो प्रधानमंत्री का जवाब ही जो असल में सरकार का ही लिखित, कैबिनेट का ही लिखित बयान होता है, जिसे राष्ट्रपति पढ़ती हैं। ये एक संसदीय मर्यादा के अनुरूप होता है और राष्ट्रपति उसको सिर्फ अनुमोदित ही नहीं करती हैं बल्कि पढ़ती हैं खुद। इसका मतलब राष्ट्रपति की तरफ से जो सरकार चल रही है उसको अनुमोदन होता है और सरकार फिर इसको विपक्ष की शंकाओं का, आशंकाओं का जवाब दे करके सरकार उसको संसद में स्थापित करते, इस्टेब्लिश्ड करती है, जिसे हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री की ओर से लोकसभा में नहीं दी गया। महत्व तो लोकसभा का है, राज्यसभा का भी है, लेकिन लोकसभा का महत्व एक खास दृष्टिकोण से इसलिए है कि हमारे यहाँ जो सरकार बनती है वो लोकसभा की बहुमत से बनती है। और जब हम बोलते हैं कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है, तो जाहिर है कि संसद के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो लोकसभा लोअर हाउस है, जनता का है, लोक मतलब ही है। तो जनता के लोकसभा के प्रति ही, यानी कि संसद के जो निचले सदन है उसके प्रति सरकार जवाबदेह होती है। वहां ही उसको विश्वास मत होता है। ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा के सदस्यों की बड़ी संख्या हो और लोकसभा में कम हो, बहुमत में ना हो तो सरकार बना ली जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए सरकार के किसी वक्तव्य को लोकसभा में ही सत्यापित, स्थापित जो भी करना था सरकार करती, प्रधानमंत्री करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये एक गहरा सवाल। और वो सवाल इस ढंग से जुड़ता है कि प्रधानमंत्री
के जब धन्यवाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने एक किताब का जिक्र किया, सभी जानते हैं, जो हमारे जनरल साहब थे पूर्व थल सेनाध्यक्ष, उनकी किताब है वो स्टार डेस्टिनी टाइटल से, जो पता नहीं पब्लिश है नहीं है, इस तरह के भी विवाद उसमें चले। उसके एक प्रसंग को उन्होंने, जाने दीजिए क्या प्रसंग नहीं प्रसंग सभी अभी जानते हैं, अभी सिर्फ इतना कहना जरूरी है, उस किताब से एक कोट को उन्होंने रखा। अब उस किताब पर ही विवाद छिड़ गया, किताब पब्लिश्ड है नहीं है, हालांकि पेंगुइन से किताब पब्लिश दिखाई जाती है, अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके पहले कई लोगों के पास वो किताब थी, मैंने खुद भी उसको ISBN नंबर वगैरह वगैरह देखा, शेयर किया, तो उसको लेकर के इतना हंगामा हुआ और बार बार विभिन्न कारणों से चलता है। इस बीच में एप्स्टीन फाइल भी आ गया, इसमें मंत्रियों के नाम के मैंने कई तरह के हंगामे शुरू हो गए, तो ट्रेड बिल आ गया उसके बाद, तो एक पर एक चीजें आती चली गई इस दौरान, तो संसद ठीक ढंग से नहीं चली और प्रधानमंत्री इतने व्यथित हुए कि वो लोकसभा में नहीं आए, और प्रधानमंत्री व्यथित हुए इसकी सूचना बहुत भयानक ढंग से आई। हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, दूसरे दिन कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को मना किया था कि वे न आए, क्योंकि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। अब अगर अप्रत्याशित होना होगा तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा की गरिमा की रक्षा करनी है, किसी एक नेता की गरिमा की रक्षा तो करनी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, पता नहीं किस आधार पर कहा, और उनको ऐसा कहने का अधिकार है कि नहीं है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया, कल कोई स्पीकर नेता प्रतिपक्ष को कह देगा कि हम आप ना आए, आप कुछ भी आपके साथ अप्रत्याशित हो सकता है, तो एक तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, तो संसद का कोई मतलब ही नहीं रहा, लोकसभा का कोई मतलब ही नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय जो स्पीकर होते हैं वो चलाने के लिए होते हैं, वो विश्वास मत प्राप्त की बात नहीं है, वो सरकार, जन और तंत्र, तंत्र तो सरकार हो गई और जन हो गया विपक्ष, तो जन और तंत्र को आपस में संवाद का माध्यम होते हैं, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। वे अगर अपने ढंग से सरकार चलाने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। हमारी व्यवस्था में ऐसी हुई है कि कई गवर्नर के राज्यपाल भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री को डिस्टेबलाइज करके खुद ही सरकार चलाने की स्थिति में आ जाए। इस तरह का इशारा केंद्र से भी गया है, जो हमारे संघात्मक ढांचे के लिए सही नहीं है, यानी कि DM to PM डायरेक्ट, बीच में नो CM। तो ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था की भी अनुकूल नहीं है, हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है, लेकिन कोशिश की गई, कुछ गवर्नर इसका पालन करते हुए देखे जा रहे हैं, उनमें डिजाइन दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। बहरहाल तो संसद में इस तरह से नहीं हुआ, ट्रेड डील भी आ गया, और सबसे बुरी बात भी कि लोकसभा स्पीकर के इस तरह के आचरण को लेकर के लोकसभा के सदस्यों ने, सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देने के कारण और भी कुछ कारणों से लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का, उनको अविश्वास तो होता नहीं, उनको रिमूवल का प्रस्ताव दे डाला। अब उस रिमूवल पर क्यों, कैसे, इस पर चर्चा होगी, और हो सकता है कि वो फिर उनको मिल जाए कि नहीं, इनका रिमूवल ना हो, सभी लोग सहमत हो जाएं। लेकिन अभी तो नोटिस दे दी है तो चर्चा तो होगी। अब वो आ नहीं रहे हैं, पता नहीं आज क्या किया है उन्होंने या क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है कि हालांकि इनको इस तरह का रिमूवल का प्रस्ताव दिया जाए, आजादी के बाद पहले भी दिया गया, 1-2 बार दिया गया है और एस्टैब्लिश नहीं हुआ, स्पीकर रहे, लेकिन बड़ी फजीहत होती है, सारी बातों को फिर से किया जाएगा। तो ऐसे में ये आपका जो सवाल है कि इसका संसद का अपमान हो रहा है तो कौन करे, तो हमें इतिहास पे जाना होगा। अब हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां जो है हमें इतिहास में ले जाने की, इतिहास में जाकर इस समस्या को देखने की का इशारा कर रही है वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी पूरी की पूरी जो महाशक्तियां हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो स्थिति है वह ऐसी है कि ये चाहते हैं कि एक नया युद्ध सामने, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर सामने है, उसमें इन तमाम चीजों को देखने की बात होती है। तो अगर आप इजाजत दें तो फिर हम उधर बढ़ें, या कोई इससे संबंधित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल।
जैसा आपने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरह से जो घटनाक्रम घटित हुआ इस सत्र के अंदर वह वास्तव में चिंताजनक भी है, क्योंकि जो संसदीय गरिमा है उसको लगातार चोट पहुंच रही। अच्छा, ऐसे में जो एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण देना था, अपना वक्तव्य देना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने वहां कहा कि अगले दिन बताया, उन्होंने उस दिन तो बताया ही नहीं कुछ, उसके 22 घंटे बाद लोकसभा स्पीकर ने अपना बयान देते हुए लोकसभा में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को मैंने ही मना किया। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी घटना से वे उन्हें सूचना मिली, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, तो वह उन सांसदों को निलंबन कर सकते थे, उन सांसदों को सस्पेंड कर सकते थे, तमाम तरह की उन पे अधिकार थे। जो सांसद से उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ पे मार्शल खड़े हो सकते थे, उन सांसदों को बाहर किया जा सकता था। और हमने भी देखा था कि पिछले लोकसभा में 48 सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए थे, लोकसभा से निलंबित किए गए थे। तो उस पर उन पे अधिकार थे, उसके अधिकार का उन्होंने उपयोग क्यों नहीं किया और प्रधानमंत्री को ही उन्होंने भाषण देने से वहाँ आने से मना कर दिया। इसके पीछे कौन-सी सोच आप देखते हैं? देखिए, इससे इसको अगर देखें आप गहरे में करें तो बहुत सारे उपाय थे, लेकिन इसके पीछे सोच यही है कि सदन को या लोकसभा को बेमतलब का कर दिया जाए, उसको निरर्थक बना दिया जाए, व्यर्थ कर दिया जाए होने का। इसके लिए मैंने आपसे आज्ञा मांगी कि हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा और जाकर के देखना होगा कि इस फांसीवादी शक्तियां पार्लियामेंट्री व्यवस्था का इस्तेमाल किस प्रकार से करती है और लोकतंत्र हाँ, के इसमें क्या खतरे होते हैं। इसमें इतिहास के पर्सन ज़रूर आप बताइए, हमारे दर्शकों के लिए भी जानकारी मिलेगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या हमारी पार्लियामेंट क्या सेम पार्लियामेंट हो गई है। सेम पार्लियामेंट जब मैं कहता हूँ तो सेम पार्लियामेंट जर्मनी की पार्लियामेंट को कहा गया था, जहां पर पार्लियामेंट हिटलर का कोई अर्थ नहीं रह गया था। आप जानते हैं कि वहां जो 2-3 कानून बने, जो राइखस्टाग फायर डिक्री के एक कानून बना, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ रिमेडी ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ द पीपुल एंड राइट। तो उन्होंने ये दिया था कि जो ये लोग हैं, कष्ट में लोग हैं, उनके कष्ट के निवारण के लिए एक कानून लाया गया, जिस कानून के तहत उसको किसी संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। इनेबलिंग एक्ट बना वहां पर, जिसके तहत 1933 में हम समझते हैं कि वो बना, जिसके तहत उनको ये था कि वो किसी भी सब उनको जरूरत नहीं थी, परमिशन की जरूरत नहीं थी। कानून बनाने के पहले राष्ट्रपति और संसद की अनुमति के बिना, सहमति के बिना वो हिटलर कानून बना सकते थे। इनेबलिंग एक्ट बोलते हैं, जाकर के कोई उसको देख सकता है। तो इसके कारण पार्लियामेंट निरर्थक हो गई और पार्लियामेंट खाली हिटलर के हेट स्पीच के की जगह बन के रह गई कि वो हेट स्पीच वहां से देते थे। और उसके बाद जो यहूदियों का नरसंहार वगैरह वगैरह जो हुआ, आप जानते ही हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हुआ। ये जो राइखस्टाग फायर डिग्री के माध्यम से हुआ और फिर जो कानून उन्होंने बनाया। तो हमको देखना होगा कि ये उसमें फांसीवादी व्यवस्था ने, मुसोलिनी जो थे इटली के थे, मुसोलिनी ने बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था, इसमें अच्छे शब्दों से आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन दिए गए आश्वासनों का कभी पालन नहीं किया जाता है, लोकतंत्र को निरर्थक बना दिया जाता है। यानी उनके कहने का मतलब था कि लोकतंत्र एक धोखा है। तो लोकतंत्र एक धोखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से आती है। और बेनिटो मुसोलिनी हिटलर को बड़े प्रिय थे इटली के, आप जानते हैं। तो हिटलर महोदय ने जो धीरे धीरे उनकी अपनी लंबी प्रक्रिया, उनका लंबा इतिहास है, उसमें नहीं जाकर के, लेकिन जब पार्लियामेंट में आग लगी या नई ओपेरा में उनकी मीटिंगें शुरू होने लगी, पहले शुरू में हिटलर को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था 1940 में, इसीलिए उन्होंने ये सब लिया। और आज के हम अपने संसद की स्थिति देखें तो आज भी गठबंधन के साथ ही बहुमत में है, और उसमें में हिटलर भी गठबंधन की बहुत पॉपुलर था, उसने भी गठबंधन के साथ बहुमत में आए थे। और फिर उन्होंने तमाम तरह की चीजों का उस तरह से इस्तेमाल किया और इस तरह से ये पार्टी बनी और काम करती रही। वहाँ के जो राष्ट्रपति उसमें में थे हिंडेनबर्ग, जर्मनी के, तो हिंडेनबर्ग को लेकर के उन्होंने बार चुनाव की घोषणा करवाई, उनको विश्वास में लिया और हिटलर बड़े पॉपुलर भाषण देते थे, बड़ा आश्वासन देते थे। अंध राष्ट्रवाद को लेकर के हेट स्पीच उनका जो चलता था, सभी जानते हैं। तो इस तरह से एक तानाशाह का जन्म हुआ था।
तो आज की स्थिति में भी जब आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नेता प्रतिपक्ष को संसद से निकाले जाने की बात करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि प्रिविलेज लाएंगे, ऑथेंटिकेट कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए, और नेता प्रतिपक्ष तत्क्षण उसी समय कहते हैं कि हाँ हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, अभी मैं करता हूं उसको ऑथेंटिकेट। लेकिन जो चेयर पर होते हैं, यानी कि हमारे लोकसभा स्पीकर जो उस समय इन चेयर होते हैं, जगदम्बिका पाल जी, वो बार बार मना करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो ये कहते भी हैं कि जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं ऑथेंटिकेट करो, और स्पीकर कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं मांगी है। तो संसदीय कार्य मंत्री एक तरफ और स्पीकर एक तरफ, माने पीठासीन अधिकारी एक तरफ, ये संसदीय कार्य मंत्री एक तरफ, नेता प्रतिपक्ष एक तरफ, और ये तीनों तरफ होकर के, तो अब बताइए कि इसमें लोकसभा स्पीकर, ये मान के चलना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री तो एक ही तरफ हुए। सिद्धांत शाह जो कहता है, और पिछले 10 साल के उनके व्यवहार ने तो यही साबित किया कि स्पीकर सरकार की तरफ हो तो सरकार को बचाने के लिए हैं, वो सरकार को ही अपना संरक्षण देते हैं, सरकार की सुविधा का ख्याल रखते हैं। अब ये तो कहने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी देखेगा 14 साल का, 15 साल का, 12 साल का इतिहास तो तुरंत समझ जाएगा। वैसे भी लोग समझ रहे हैं, हमारे लिए तो ये समकालीन सच है। समकालीन सच के लोगों को इतिहास में जाकर के अपने समय को पहचानने की जरूरत तो होती है, सुविधा भी होती है, लेकिन पकड़ने की के लिए बहुत तकलीफ नहीं होती, बहुत सोच की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये संसद को निरर्थक करने की प्रक्रिया नहीं है तो क्या है। और फिर बाहर में आकर बोलते हैं कि हम इन पर प्रिविलेज मोशन चलाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कहा कि उन्होंने जिस मुद्दा पर कहा कि ट्रेड बिल के संबंध में कि भारत माता को बेच दिया है, और भी बहुत सारी बातें। अब अगर इसको वो दे दें कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, इसका मतलब कि वो संसद के रिकॉर्ड से उसको बाहर नहीं कर पाएंगे, एक्सपंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब अधिकार रह जाएगा सदस्य के उस पर बोलने का, और तब फिर उस पर बहस होगी उसकी जो अपनी प्रक्रिया के तहत। तो इसलिए उन्होंने एक्सपंस करने की सुविधा हो, इस इरादे से कहा ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। बताइए, तो अगर आप संसद का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए है, संसद का इस्तेमाल जनता के अधिकारों और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए है, संसदीय प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं किया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष को समाप्त करने के लिए। अगर विपक्ष समाप्त होता है, इसका मतलब पार्लियामेंट समाप्त हो रहा है, हम सेम पार्लियामेंट में बदलेंगे। ये जर्मन के इसके लिए कहा गया था, जहां सिर्फ हेट स्पीच का प्लेटफॉर्म बच गया था हिटलर के लिए। हम उस दिशा में चले जा रहे हैं। एक सज्जन बोलते हैं कि नहीं, हम सब्सटैंटिव प्रिविलेज लाएंगे, मतलब कि उनकी न सिर्फ सदस्यता रद्द कर दी जाए राहुल गांधी की, बल्कि उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित कर दिया जाए। आरोप क्या है? और आरोप यह है कि जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं, फूड फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और ये कभी हो नहीं पाएगा, इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जॉर्ज सोरोस का नाम आएगा तो और लोगों के भी नाम आएंगे, फूड फाउंडेशन का नाम आएगा तो और लोगों के भी नाम आएंगे। ये चीन की बात बोलते हैं कि चीन से मिलते हैं, चीन से इन्होंने एमओयू किया। अरे चीन आपकी पार्टी के दफ्तर में भारत में आकर के चीन के लोग बैठ करके क्या करके गए, ये किसी को पता है? और आप आरोप लगाते हैं दूसरों पर। तो ये जो वहां पर जब हम हिटलर की चर्चा करते हैं, तो उनके जो प्रचार मंत्री थे, जो बार बार कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो, वो सच हो जाएगा झूठ, तो उनको तो आप जानते हैं, गोएबल्स जो उनके प्रचार मंत्री थे, तो वहां तो एक गोएबल्स थे, यहाँ तो गोएबल्स भरे हुए हैं, कई गोएबल्स हैं, हर कोई वही काम कर रहा है। अरे सच नहीं बोल सकते हो तो कम से कम खामोश रहो, लेकिन नहीं, हर कोई गोएबल्स बना फिर रहा है, हर कोई सच झूठ को सच बनाने पर कि फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है। अभी आदरणीय कहेंगे, अभी उनका देहांत हो गया, हमारे जो
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार जी, और तो उन पर आरोप लगता था पहले कि उन्होंने 70 लाख में कितना करोड़ कितना का उन्होंने घोटाला किया। वो साबित नहीं हुआ तो वो तो बाहर आके बता रहे थे अपने निधन के पहले कि जो लोग आरोप लगा रहे थे उनके साथ मिलकर आज मैं सरकार में हूं, तो आरोप का क्या अर्थ है। तो यानी कि हर चीज का इस्तेमाल अगर हो जाएगा तो संसदीय व्यवस्था ऐसे नहीं चल सकती है। संसद की अवमानना करके नहीं चल सकता है। इसकी रक्षा सिर्फ जनता ही कर सकती है। अब संसद की आप कह रहे हैं कि संसद का निरर्थक होना सिर्फ उसके ये लक्षण नहीं है कि उस पर कितने घंटा बहस हुई और नहीं हुई। ये जो लोग हिसाब लगाते हैं कि प्रति मिनट इतना खर्चा होता है, उनको जाकर हिसाब लगाना चाहिए। क्यों, अगर उन्होंने कार खरीद रखी है तो उस कार का प्रति घंटा कितना खर्चा होता है। कार अगर आप नहीं भी चलाएं तो भी आपके कार का खर्चा है। आपका इंश्योरेंस का टाइम खत्म हो रहा है, पैसा दिया हुआ है, आपका रोड टैक्स का पैसा दिया हुआ है, आपके दूसरी चीजें लाइबिलिटी जो कार पर है वो खत्म हो रही है, उसका जो लाइफ है कार का वो खत्म हो रहा है, उसका रबर कंपोनेंट, इंजन कंपोनेंट, उसका डिप्रिसिएशन लगातार हो रहा है। तो खर्चा तो होगा ही, लेकिन संसद के फेल होने का लक्षण सिर्फ यह नहीं है कि वहां पर बोला नहीं गया या बोलने नहीं दिया जाता है, बल्कि और भी है। संसद चल रही है, आप ट्रेड डील की घोषणा बाहर कर रहे हैं, संसद के भीतर आकर बयान नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया का नक्शा इधर से उधर हो रहा है, संसद में किसी की चर्चा नहीं। तो भाई साहब, तो फिर संसद को तो ऐसे ही नहीं निरर्थक किया जाता और कैसे। इसलिए आपका यह जो सवाल है क्या यह पार्लियामेंट्री व्यवस्था का ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मूल रूप से ऐतिहासिक रूप से आपका इशारा ये है कि क्या हमारा संविधान, हमारी संसद इस समय में सेम पार्लियामेंट एक शर्मनाक जगह बनकर रह गई है जहां सिर्फ हेट स्पीच दिया जाता है। जाहिर नेता प्रतिपक्ष के समेत पूरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर में हेट स्पीच किया जाता है, हमारे पुरानी उपलब्धियों के ऊपर में हेट स्पीच किया जाता है। तो और सेम पार्लियामेंट का लक्षण क्या होता है? अगर हम नहीं पहचान रहे हैं तो हमें फिर से सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। और अब तो जो हमारे उनके जो कट्टर समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के प्रधानमंत्री, उन लोगों को भी मन में शायद दुविधा उत्पन्न हो गई, क्या करें नहीं करें। अब भाई पार्लियामेंट में आपका मिनिस्टर का नाम आता है, पुरी जी का नाम आता है एब्सटीन फाइल के साथ, नेता प्रतिपक्ष लगाते हैं। आप संसद में आकर इस विषय में नहीं कुछ कहते, आप बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। तो ये क्या संसद का अपमान नहीं हो रहा है? देखिए, सामान्य स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष संसद में इस्तेमाल हो करता है अपने समय का, अपनी ताकत का, वो हंगामा भी करता है। और अरुण जेटली ने कहा था कि यह विपक्ष का अपना एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो हंगामा करना भी। हाँ है, क्यों? क्योंकि तब लोकतंत्र जिंदा था, तो आपको ये हक था और आप इसका इंस्ट्रूमेंटल यूज कर रहे थे। लेकिन आज जब लोकतंत्र नहीं है तो ठीक फांसीवादी लक्षण है ये, पता नहीं सरकार फांसीवादी है कि नहीं, लेकिन लक्षण फांसीवादी है कि फांसीवाद में विपक्ष चाहता है कि संसद चले, क्योंकि संसद में ही सरकार को हम घेर सकते हैं, सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि संसद चले और तरह तरह के झमेले खड़े करते रहती है। तो देश की जनता को सोचना है, देश की जनता के लिए है संसद, कि संसद निरर्थक है कि सार्थक है, कि संसद के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारा जनप्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेजते हैं वहां पर हमारी समस्याओं का, देश की समस्याओं की बात उठाने के लिए, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है निरर्थक बना रहे हैं। जी भाई, अगर पढ़ लिख करके भी आपका आचरण अनपढ़ जैसा है समाज में, आप कोई भी आदमी जो BA MA इंजीनियर डॉक्टर हुआ है उसमें देश का कुछ न कुछ तो लगा है। तो ये होकर के भी अगर आप पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसा ही आचरण करते हैं, आपके पढ़े लिखे होने का कोई फैसला, कोई फायदा जनता को अगर नहीं मिलता है, तो आप पूरी शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को भी व्यर्थ कर रहे हैं। अगर संसदीय व्यवस्था का कोई लाभ अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर जनता को नहीं मिलता है तो व्यवस्था
का निरर्थीकरण हो रहा है, व्यर्थ कर दिया है सब लोगों ने मिलकर के। लेकिन इसमें अग्रणी भूमिका सरकार की है, क्योंकि मैं फिर दोहराऊं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष वो हंगामा करता है संसद में, लेकिन सरकार की पूरी इच्छा रहती है कि चाहे जैसे भी हो सरकार को एक विपक्ष को मनाओ, संसद को चलाओ, क्योंकि उसको वहां लगता है उसको एक वैधता मिलती है। लेकिन जब फांसीबाजी मिजाज होता है, वो कहता है नहीं, संसद जितना न चले उतना अच्छा है, और सारे एक्ट वो बहुमत से पास करवा लेते हैं। पिछले दिनों भी यही हुआ, संसद चली नहीं, बोलते हैं कि समय बर्बाद हो गया, और सारे एक्ट इन्होंने पास करवा लिए बिना बहस के, बिल पास करवा लिए, एक्ट बनवा लिए। तो उनका तो काम हो ही गया ना, जनता का काम, विपक्ष का काम नहीं होता। तो यही हुआ था, और इसी सारे एक्ट बनवा लेने की जो स्थिति थी, उसी में जर्मनी में इनेबलिंग एक्ट बना था। इनेबलिंग एक्ट, आपके श्रोताओं से अनुरोध है कि वो जाकर के देख लेंगे, इतनी चीजों को तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि इनेबलिंग एक्ट क्या कहता था, और उनका जो था लॉ ऑफ रिमेडी ऑफ द डिस्ट्रेस, वो क्या कहता था वहां पर, और कैसे बना था। सब लोग आजकल सूचनाओं का ये है, लोगों को सूचनाएं तुरंत मिल जाएंगी, बशर्ते वो सूचना खोजने के आग्रही हो। एक इशारा हो कि सूचना यहाँ है और ऐसे मिल जाएगी। तो हमारी लंबी लंबी बात सुनने से बेहतर है कुछ स्रोत पर जाकर के उसको खोजें और पता करें कि उनकी संसद का क्या हुआ। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि स्रोत को देखना चाहिए और गहनता से उसका अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार इस तरह की जो भी इतिहास है, जब भी जानकारी प्राप्त होती है, जब भी जानकारी समृद्ध भी होती है अपनी। और अच्छा, अगर हम बात करें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, देश में एक से एक बढ़कर संसदीय कार्य मंत्री हुए हैं, लेकिन वर्तमान में किरण रिजिजू जिस तरह से एक व्यवहार विपक्ष के प्रति करते हैं, ऐसा लगता है कि वह तल्खियां और बढ़ा रहे हैं अपने वाक्यों से, अपने शब्दों के द्वारा। जबकि संसदीय कार्य मंत्री का रहा है कि एक सेतु काम करे पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन एक तरह से तल्खियां और बढ़ाने का ऐसा लगता है कि शब्दावली तल्खियां बढ़ा रही है विपक्ष के प्रति। और साथ ही उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए पार्लियामेंट के अंदर का और लोकसभा स्पीकर के ऑफिस का। तो दोनों को कहा गया है कि दोनों में कि एक तरह से प्रधानमंत्री की वहां पे अप्रत्याशित हो सकता था पार्लियामेंट में, और वहीं लोकसभा स्पीकर को गाली देने का उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने उन्हें अपशब्द कही, गालियां दी, इस तरह का अभद्र उन्होंने वहां पे भाषा का उपयोग किया। लेकिन उन वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो लोकसभा स्पीकर के ऑफिस का उन्होंने भेजा, कि कोई ऐसी शब्द सामने नहीं आए जो सुनने में नहीं समझ पाए लोग कि कोई अभद्र या गाली गलौज की इसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में भाई हम दूसरी तरफ देखते हैं निशिकांत दुबे, जो भाजपा के लाडले संसद सदस्य हैं। कि लाडला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से कोई ऐसा हमला, अभद्र हमला विपक्ष के लिए किया जाता तो निशिकांत दुबे उसकी अगुवाई करते नजर आते हैं। निशिकांत दुबे चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी के चरित्र पर जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर हमला किया, ऑन रिकॉर्ड है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बारे विपक्ष के के बारे में जिससे संसद के अंदर भाषा का उपयोग किया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ निशिकांत दुबे की भाषा सार्वजनिक रूप से सबके सामने है, और एक तरफ लोकसभा स्पीकर के कार्यालय की जो वीडियो फुटेज किरण रिजिजू ने जारी की। दोनों किस तरह से आप देखते हैं? क्या अगर संसदीय परंपराओं की दुहाई देते हैं संसदीय कार्य मंत्री, तो क्या निशिकांत दुबे के प्रति भी वह उसी तरह की बात करेंगे कार्रवाई करने की? देखिए, क्या कार्रवाई हो सकती है? इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या क्या ना कहा, कोई कार्रवाई हुई क्या? अनावश्यक बातों में उलझने से ये इनका बहुत बड़ा दायित्व होता है सरकार का और मंत्रियों का। 145 करोड़ से ज्यादा लोग इनकी तरफ मुंह उठाकर देखते हैं कि उनका भला करेंगे, और ये इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहते हैं। अरे भाई, किस किताब को आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? सवाल हो रहा है एफस्टीन फाइल का, आप ले आ रहे हैं एमओ मथाई की किताब का। ये कोई बात हुई? और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, एडवीना की कर रहे हैं, तो एडवीना कौन थी? कोई गली की या कॉलेज की छात्रा थी क्या, या किसी गरीब बाप की बेटी थी क्या? मैं वो यहाँ पर भारत में जो हमारे शासनाध्यक्ष थे उस समय में सबसे अधिक पावरफुल आदमी उनकी पत्नी थी। आपको अंदाजा है कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं? और तो उनके पति को नहीं पता होगा
इस तरह का कुछ होता तो, या आप उसके प्रति इस तरह की अभद्र बातें आज कह रहे हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, और इलाज नहीं है तो वो बोले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं सामंजस्य करते हैं, अरे वो तो वो असामंजस्य के लिए उनको खड़ा किया गया है, वो किसी सामंजस्य की तलाश में नहीं है, वो टकराव को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि उनको प्रॉक्सी की तरह उनका इस्तेमाल होता है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी। आप देखे नहीं, सभी जगह वीडियो है, आप चाहे आप तो चला भी सकते हैं कि संसद से बाहर निकल करके, लोकसभा से बाहर निकल करके प्रहलाद जी हैं जो उनके सांसद और मंत्री हैं, क्या अभी हैं कि नहीं पता नहीं, पहले तो कार्य मंत्री वही थे, संसदीय कार्य मंत्री वो थे, और कौन एक सज्जन थे, ये एक सांसद थे, अश्विनी वैष्णव जी। हाँ, अश्विनी वैष्णव थे। वो लोग प्रेस को कुछ ब्रीफ कर रहे थे, पीयूष गोयल जा चुके थे, नेता को बेसमझ ना समझ और क्या क्या बोल करके ये लोग कर रहे थे कि कैसे हित में। तब तक राहुल गांधी आए, इन्होंने कहा कि आइए आइए बात कर लेते हैं एक ही साथ मिल करके हम लोग, तो वो लोग तो भाग चले वहां से, मतलब निकल गए। अब इसको आप चाहे जिस भाषा में कहें, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो राहुल गांधी तो कह रहे थे आइए आइए ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये इन लोगों का है, ये कभी कर नहीं सकते हैं। अभी हरदीप पुरी के मामले में जब ये सारा मामला आ रहा है, तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि सिखों का अपमान हो रहा है? कहे भारतीय जनता पार्टी, या पूछे देश के लोग, क्या सिखों ने देश का अपमान किया? इस तरह से बात बोलते हैं। अब बिट्टू जी को जब राहुल गांधी ने एक शब्द कहा, तो उसको लेकर के चलाने की कोशिश की, 6 घंटा भी नहीं चला उनका वो नरेशन कि सिखों का अपमान। तो ये कौन सी राजनीति है और क्या है? पूरी की पूरी इसलिए पूरी लोक व्यवस्था को ही निरर्थक बना रहे हैं। अब देखिए क्या होता है फिर। तो 9 मार्च से फिर संसद खुलेगी, तो उसमें विश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, और उसके बाद देखते हैं कि क्या। लेकिन इस बीच कुछ चीजें काफी तेजी से घूम रही हैं, वैश्विक परिस्थिति भी और भीतरी परिस्थिति भी, इसलिए किसी भी क्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का संकेत आ सकता है। कोई भी इनेबलिंग एक्ट या जो एक्ट था डिस्ट्रेस लोक कल्याण, गरीबों के दुख को दूर करने का, जो बिना परमिशन के एक्ट की बात थी, वो तुरंत आ जाएगा। तारिक रहमान जीत गए होंगे तो उनको आज बधाई भी मिलेगी लोगों की। तो हमारे यहाँ जियो पॉलिटिकल स्थिति भी चेंज हो रही है, लेकिन हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पर इनेबलिंग एक्ट एंड लॉ ऑफ रिमेडी द डिस्ट्रेस ऑफ द पीपल एंड राइट, ये कानून और इनेबलिंग एक्ट जैसा कोई कानून आएगा हमारे यहाँ। जहाँ हाँ होना चाहिए। अब क्या चुनाव की क्या जरूरत है? जिस प्रकार से चुनाव आयोग एसआईआर वगैरह कर रहा है, संसद सारे अधिकार दे दे कि आजीवन ये रहे, और जिस तरह से चाहे चलाए, और सबको निरर्थक कर दें, बोले कि आप लोग कोई जरूरत नहीं है। भाई जिस देश में भाई जवाहरलाल नेहरू हो या जो भी हमारे पूर्व पुरुष रहे हैं, उनको संसद में इतना अपमान और इतना ये सरेआम करके भी अगर कोई कहे कि नहीं संसद का निरर्थीकरण नहीं हो रहा है, संसदीय प्रक्रियाओं को व्यर्थ नहीं बनाया जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं? मजाल है कि कोई स्पीकर या कोई बोले कि नहीं आप ऐसा ना करें, क्योंकि उनको पता है ना कि किस सदस्य को बोलते रहने देना है। पूरे बजट सेशन में कितने लोगों ने बोला? इसलिए इस पिछले जो आज जो सत्र ये हो रहा है, और मुसलमान क्या उसको बोलते हैं, बजट सेशन का जो हिस्सा आज सीनियर में जाएगा, तो 9 मार्च तक स्थगित होगा। इसको इतिहास में याद रखा जाएगा, इसकी कई नकारात्मकताओं के कारण। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। कई सारी नकारात्मकताओं जो घटनाएं घटी हैं नकारात्मक, उसको लेकर लगातार इसे याद भी किया जाएगा। और कार्यक्रम अंत में आते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की हम बात करते हैं कि राहुल गांधी को लेकर जैसे प्रिविलेज मोशन की बात कही पहले संसदीय कार्य मंत्री ने, उसके बाद निशिकांत दुबे, जैसा आपने भी पूर्व में बताया,
तो ऐसा क्या इन्हें राहुल गांधी से क्या परेशानी है कि एक तो उनकी सदस्यता रद्द करने की बात है और आजीवन चुनाव न लड़ने की बात सत्ता पक्ष के सांसद के द्वारा कही जा रही है। तो ऐसा क्या समस्या है राहुल गांधी से इन्हें? राहुल गांधी के सवालों से समस्या है या राहुल गांधी से समस्या है? क्या लगता है? नहीं, राहुल गांधी से भी समस्या है और राहुल गांधी के सवालों से भी समस्या है। इनको कांग्रेस से भी समस्या, असल में इनको पूरे प्रतिपक्ष से समस्या है। लेकिन अभी पूरे प्रतिपक्ष से समस्या इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी सामने में राहुल गांधी हैं। अगर राहुल गांधी कल नहीं रहेंगे, कांग्रेस कल नहीं रहेगी उनके सामने, तो फिर जो छोटे छोटे जो अलग अलग पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अब समाजवादी पार्टी को चाहे लालू यादव जी की पार्टी हो, आरजेडी या अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो, आरजेडी बिहार में या इनकी पार्टी हो, या तो इनको हम क्षेत्रीय पार्टी हम लोग कहते हैं आजकल। प्रभाव क्षेत्रीय है, लेकिन दर्शन तो इनका अंतर्राष्ट्रीय है, समाजवादी है। समाजवाद कोई उत्तर प्रदेश का दर्शन है या सिर्फ बिहार तक सीमित है? समाजवाद का कोई भी संस्करण वैश्विक है, अनिवार्य रूप से वैश्विक है। इनको कैसे, हाँ, इनके प्रभाव क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय प्रभाव वाली पार्टियां तब सामने आएंगी, तब उनसे टकराव होगा। अभी चूंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस से टकराव दिख रहा है, लेकिन ये टकराव हर किसी से है। इस समय में राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेदों को दरकिनार करते हुए यह कोशिश करनी चाहिए कि पहले ये जाए, उसके बाद एक नई व्यवस्था आए, उसके बाद उस व्यवस्था में सामंजस्य की बात तलाश की जानी चाहिए। अब ये ऐसा लगता है कि इनसे, हम नहीं कह रहे हैं कि ये पार्टी खत्म हो जानी चाहिए या क्या करना चाहिए निकल, लेकिन ये प्रवृत्तियां निश्चित रूप से लोकतंत्र में नहीं चलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जरूर प्रवृत्तियां खतरनाक है। ये तो मनुष्य को बात दे करके, मनुष्य को किनारे हटा करके ये सारी चीजें करते हैं। इनके नजर में सबसे पहले चीज जो फालतू होती है वो होता है मनुष्य का अस्तित्व। इनको लगता ही नहीं कि कोई मनुष्य अस्तित्व है। मनुष्य सबसे नकारा प्राणी है। इतने लाख मर गए, हजार मर गए, कुछ नहीं। और कोरोना की मृत्यु ने मृत्यु के प्रति हमें असंवेदनशील बना दिया। हजारों लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये कि ऐसे समय में और वैश्विक परिस्थितियां जिस ढंग से आ रही है, हम अपने सॉवरेनिटी खो रहे हैं। हम लिमिटेड सॉवरेनिटी के युग में हैं, तो कैसे खो रहे हैं, क्या हो रहा है? अब देखिए, रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है सरकार के माध्यम से, अच्छी बात है। अमेरिका डायरेक्ट बोलता है हम पर नजर रखे हुए। आप अपने किसी परिचित मित्र को कहिए कि भाई तुम पर मेरी नजर है, वो क्या जवाब देता है तो सुन लीजिए। और तब मिलाइए कि ट्रंप कह रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि तुम्हारा हम कैरियर नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। ये भाषा है और ये चुप है। आप तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, आप पर नजर है हमारी, ये कोई भाषा है? कोई अपने पड़ोसी को कह के देख लेना, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं, और रूस तो हमारी संप्रभुता पर सीधा आक्रमण। रूस भी कह रहा है कि भारत की जनता संभालेगी। रूस और भारत की मित्रता उस जनता से पुष्ट है। तो ये भी अगर सरकार के प्रति या हमारे नेतृत्व के प्रति, हमारे प्रतिनिधियों के प्रति थोड़ी सी भी अगर इसमें अवज्ञा है, तो निश्चित रूप से यह मानने में हमको कोई संकोच नहीं है। यह भी एक तरह से हमारी संप्रभुता पर चोट ही है, भले ही हितकारी दिख रही हो। किसी को हक नहीं है कि हम पर अगर वो नजर रखेगा तो हम उस बात के लिए उससे निपट लेंगे। हमको जिससे खरीदना होगा खरीदेंगे। अगर हम अमेरिका से ही तेल, वेनेजुएला से ही तेल खरीदते हैं, तो इस बात के लिए रूस अगर हमारी जनता पे कुछ करना चाहता है या उसका संकेत देता है तो हम उसे भी नहीं मानेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय होगा कि कहां से खरीदे और ना खरीदे। जिस तरह से इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप हम नहीं स्वीकार करते हैं, उस प्रकार से रूस का भी कोई हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। और आज से बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी। मेरा ख्याल अभी तक परिणाम आ गया होगा। तारिक रहमान अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाहिर है, प्रधानमंत्री बनेंगे, शासनाध्यक्ष बनेंगे तो जाहिर है
कि भारत इस समय में विचित्र स्थिति में है। अब क्या क्या बात कहें आपको। नेवर फर्स्ट हमारा ये डॉक्ट्रिन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको पुष्ट किया था, डॉक्टर हमारे इंद्र कुमार गुजराल ने उसको गुजराल डॉक्ट्रिन बोलते भी हैं। वहां से चीजें आई। आज हमारे आसपास हमारा कोई दोस्त नहीं है, नेपाल दोस्त नहीं, बांग्लादेश दोस्त नहीं, श्रीलंका दोस्त नहीं। तो मैंने जिसको हमने गुजरात डॉक्ट्रिन की बात की थी, सार्क निरर्थक हुआ, सार्क हुआ, ब्रिक्स हुआ, तो हम ये कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमारा आजकल जो कॉलोनियल होगा उसमें टेरिटोरियल एग्रेशन का कंपोनेंट कम है, लेकिन भारत पर तो वो भी खतरा है। चाहे चिकन नेक देखिए, इधर देखिए, तो अब सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां, अब सरकार कैसे इसको संभालती है ये देखने की बात है जी। बिल्कुल ठीक बात है कि आने वाले समय पता चलेगा कि पक्ष और विपक्ष में क्या तलखियां और बढ़ेंगी या कुछ घटेंगी या कुछ सामंजस्य बनेगा। और जैसा आपने कहा कि ये तो आने वाले समय पता चलेगा कि सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है, आगे बढ़ती है और किस तरह से जो तमाम घटनाक्रम है उनकी परिणति क्या होती है। लेकिन जो घटनाक्रम है वास्तव में वह चिंता के समान है, क्योंकि संसदीय परंपराएं लगातार टूट रही हैं। संसदीय परंपराओं का अपमान भी लगातार हो रहा है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगातार लगाते जा रहे हैं। आखिर क्या होगा, देश की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी, आने वाले समय में पता चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्त में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आपसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इस चैनल के अपडेट आपको उस समय से मिलते हैं। साथ ही आग्रह हो रहा है हमारा ज्वाइन का बटन नीचे, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आग्रह हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आप सुझाव ही हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। उन्हें आग्रह इस समान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन में दबाएं, जिससे चैनल के अपडेट आपको मिलते हैं। और सभी अपने और सभी को हमारे चैनल का लिंक भी जरूर शेयर करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।